और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं। मेरा इस पे विंडो पे क्लिक करोगे तो मैं थोड़ा-थोड़ा दिखूँगा, है ना? तो आप वो भी कर सकते हैं। सो हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मतलब दवाइयाँ। भैया किसी का वीडियो ऑन है यार, वीडियो ऑफ कर लो। दवाइयों को कैसे हम लोग जो हैं वो डिसीज़ को डायग्नोस करके दवाइयाँ दें या इलाज करें। कुल मिला के हमें मरीज ठीक करना है, ठीक है? कोई है जिसका वीडियो ऑन है भैया वीडियो ऑफ करो, नहीं तो सारे डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। वीडियो ऑफ करो। जो लैपी पे चला रहा है वो उसको एक रिमूव कर दो जिसका वीडियो ऑन है। चलो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एनॉट और फिजियोलॉजी पढ़ी थी। एनॉट में क्या बताती थी आपको? एनॉट में ये बताती थी कि भैया कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है। वीडियो ऑफ रखना सभी। मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने अभी बताया कि उसके पहले मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी। एनाटॉमी क्या बताता है? लोकेशन, स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर एंड सप्लाई ऑफ द एनी ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन कहाँ है, कैसा दिखता है, उसके आसपास क्या है, कौन सी आर्टरी वेन सप्लाई करती है। ऐसा क्यों बोला, क्यों पढ़ाया आपको ये फोकट माथा खाने के लिए? जैसे मान लो कोई पेशेंट आया आपको और वो बोल रहा है कि भैया डॉक्टर साहब ये यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ, ठीक है? ये तो एनाटॉमी ने आपको बताया था कि यहाँ पर हार्ट है, ठीक है? एनाटॉमी ने आपको बताया था कि यहाँ पे इसोफेगस गुजर रही है पीछे से। तो आपको दिमाग में घंटी बज सकती है कि यार ये एमआई होगा यार, या यार ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होगी यार सीवियर वाली। तो कुल मिला के एक चीज समझ में आ रही है आपको कि आपको एनाटॉमी ने ये बताया कि लोकेशन के हिसाब से सिम्टम्स के हिसाब से डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करी। कोई राइट इलियक फोसा में दर्द लेके आ रहा है तो आप हो सकता है आप सोचो कि यार ये तो अपेंडिसाइटिस लग रहा है यार। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक चीज। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्यों पढ़ाई गई आपको? फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ाई गई क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग पता हो। जब नॉर्मल फंक्शनिंग ही नहीं मालूम होगी तो एबनॉर्मल कैसे मालूम पड़ेगा? अब किसी की हार्ट रेट 72-80 है, नॉर्मल है, आपको पता है, और आपको नहीं मालूम कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, तो आप कैसे डायग्नोस करोगे कि इसको टेकिकार्डिया है कि बाइकार्डिया है? ठीक है? कोई व्यक्ति आया बोले डॉक्टर साहब मैंने खाना खाया फिर 5-6 घंटे भूख ही नहीं लगती है डॉक्टर साहब, यार कहाँ की बीमारी है? तो तो अरे भैया बीमारी नहीं, दादा हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि स्टमक 5 घंटे में धीरे-धीरे खाने को डिओडनम में रिलीज करता है। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो फिजियोलॉजी तो तभी पता होना चाहिए। जीएफआर क्या होता है, किडनी कितना कैसे क्या यूरिन बनाती है, ब्रेन कैसे कोऑर्डिनेट करता है, हार्मोन्स कैसे जो हैं वो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते कंट्रोल करते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजी ने सिखाया। फिर आपने अगले साल पढ़ा था पैथोलॉजी। जैसी फंक्शंस जो हैं नॉर्मल से एबनॉर्मल होंगे तो उसको हम बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे पैथोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट? तो पैथोलॉजी के अंदर आपने सब बीमारियां ऐसी पढ़ी जिसमें फंक्शनिंग गड़बड़ हो गई, है ना? भैया ऑस्मोटिक प्रेशर घट बढ़ गया तो एडीमा हो गया, है ना? ये कभी कुछ कार्डियक आउटपुट फॉल हो रहा है तो शॉक लग गया। ये सब आपने पढ़ा था फिर पैथोलॉजी में। सर्जरी गायनी ऑप्स में आपने पर्टिकुलर ऑर्गन्स की सिस्टेमिक डिजीजेस पढ़ी और उसका सर्जिकल इंटरवेंशन पढ़ा, मेडिसिनल इंटरवेंशन पढ़ा। अब उसी से अगली कड़ी आती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और ये पूरा चारों साल का सार है। जिसकी जिस बंदे की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अच्छी है उसका कोई भी प्रैक्टिकल क्लिनिकल हाथ नहीं पकड़ सकता, उसका शानदार ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि 2-3 मेन बात है जो आपको एज ए डॉक्टर पता होना चाहिए। एक तो आपको बीमारी की डायग्नोसिस समझ में आना चाहिए कि यार ये लक्षण है साला, इसको बीमारी ये होगी। दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या हो रहा है कि भैया यार ये बुखार है इसको, है ना, इसका बदन दर्द हो रहा है ना, इसको ये सिम्टम्स हेडेक हो रहा है, ठीक? तो अब हो सकता है यदि टॉन्सिलाइटिस भी हो, फेरिंजाइटिस सर्दी खांसी हो तो वो फ्लू हो सकता है यूरिन में बर्निंग हो तो वो यूटीआई हो सकता है कि यदि वो एक दिन छोड़ के बुखार आ रहा है, बदन दर्द ज्यादा हो रहा है तो वो मलेरिया हो, पेट खराब है, उल्टी दस्त लग रहे हैं, जीभान सफेद हो रही है, वो टाइफाइड हो, पीलापन पड़ रहा है स्क्लेरा विस्क्लेरा में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द हो रहा है, खाने की खुशबू से भी उल्टियां हो रही, जॉन्डिस हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हैं।
तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए। जॉइंट पेन है, क्या वो रूमेटिक आर्थराइटिस है, क्या वो गाउट है, क्या वो रिमोटाइड आर्थराइटिस है, क्या वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है कि नहीं? किसी में स्टेरॉइड दोगे, किसी में यूरिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए दोगे, किसी में क्या, किसी में क्या। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपको ये सिखाती है कि कैसे बीमारी को डायग्नोस करके ठीक करना है। उसका एक यूनिवर्सल फार्मूला है आप सभी, मुझे लगता है आप सबको मैं एक बार बता भी चुका हूं वैसे, बट किसी भी बीमारी का यदि आपको लिखना है एग्जाम में 10-20 नंबर में, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे टॉन्सिलाइटिस आपको एग्जाम में है, तो इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स characterized by the pain in the throat, difficulty in deglutition and caused by the this bacteria। तो कोई भी बीमारी में आपको इंट्रोडक्शन में बीमारी क्या है, कैसे दिखती है, सिम्टम्स क्या आएंगे और किस वजह से हो रही है, ये इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर इंसिडेंस, बीमारी कितने प्रतिशत हो रही है, कितने प्रतिशत जनता इस बीमारी से अफेक्ट है, कहाँ अमेरिका यूरोप में ज्यादा हो कि एशिया में ज्यादा है, मेल ज्यादा अफेक्ट होता है कि फीमेल, ये इंसिडेंस लिखना है। फिर कॉजेज और पैथोलॉजी बहुत शॉर्ट में लिखना है कि भैया इस बीमारी की वजह क्या है। सिरोसिस है तो क्या वजह हो सकती है भैया, शराब पीना हो सकती है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये आपको कॉजेज लिखना है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर में दो चीजें लिख के आना है, सिम्टम और साइन। सिम्टम में आपको लिखना है कि भैया पेन है क्या, है ना, ये लग रहा है, डिजीनेस लग रही क्या, वीकनेस लग रही क्या, ये सब जो भी महसूस करता है मरीज, दे आर द सिम्टम। और फिर होता है साइन। साइन में चार चीजें आपको देखना होगी, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन मतलब जो हम आंखों से देखते हैं, किसे देखते हैं, आंखों से, है ना। अरे यार तुम्हारी तो आंख में सूजन दिख रहा है यार, लो यार, अरे तेरी तो ये रेडनेस दिख रही है यार, अरे तो गठान दिख रही है यार, अरे तो ऐसा बड़ा लग रहा है यार, ये तो, दैट इज इंस्पेक्शन। फिर पाल्पेशन, छू के महसूस करना, बोले हाँ यहाँ सिस्ट बन रही दिख रही है, अरे हाँ ये ब्रेस्ट में ट्यूमर दिख रहा है। तो छू कर, जैसे ही छुआ और दुखा तो टेंडरनेस बोलते हो, हाँ यार टेंडरनेस भी फील हो रही है। सो दिस इज पाल्पेशन। फिर होता परकशन, ये जो करते हैं ठोक ठोक के, दिस इज परकशन, है ना, ये जीआईटी में रेस्पिरेटरी में करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप लगाओ और चेक करो, लंग साउंड सुनो, हार्ट साउंड सुनो, जीआईटी साउंड सुनो, तो ये होता है ऑस्कल्टेशन। नाउ चार चीजें और देखना पड़ती है साइन के अंदर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर। कभी भी कोई मरीज आए, जब तक आपका क्लिनिक खूब नहीं चल रहा हो, आप इनिशियली मरीजों का बीपी, पल्स, टेम्परेचर जरूर लीजिए। और अब तो कंपलसरी हो गया टेम्परेचर लेना, बिना उसके तो आप इलाज नहीं कर सकते, कोरोना हो तो आप निपट जाओगे। तो पॉइंट इज दैट कि ये सब कंपल्सन है, ये पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट जनरली नहीं लेते लोग, फिर भी वो थोड़ा दिखता है तो समझ सकते हैं टेकिकार्डिया है, सॉरी टेकिनिया है, क्लियर है। नाउ कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपको बताना है, ब्लड टेस्ट में क्या आएगा, यूरिन में क्या आएगा, स्टूल में क्या आएगा, सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी, एमआरआई में क्या आएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उस सिस्टम से और क्या क्या रिलेटेड बीमारी हो सकती है जो उसके से दिखती है, दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एंड लास्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में पहला जनरल ट्रीटमेंट आता है, कोई भी बीमारी है तो भैया चलो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लीजिए, है ना, विटामिन सी खाओ, जूस पियो, आराम करो, है ना, खूब बढ़िया खाओ पियो, ये करो, योगा करो, ये सब जनरल ट्रीटमेंट है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आपको ध्यान रखना है आप ब्रांड नेम लिख के नहीं आएंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आप ये नहीं लिख के आओगे कि एजिथ्रोमाइसिन 650 ग्राम खिलाना है सुबह शाम, डाइनापार देना है सुबह शाम, है ना। कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा मत कराना लिख के आ जाना, क्या तो ट्रीटमेंट हमको मालूम था, फिर बोलते हैं अरे यार हमको फेल कर दिया। तो वो फेल करेंगे क्योंकि आप एलोपैथिक जो है ना ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो आपको क्या लिखना है, एनाल्जेसिक शुड बी गिवन, एंटीबायोटिक बुखार उतारने की दवाई शुड बी गिवन, ठीक है, या फिर नार्कोटिक ड्रग्स या सीडेटिव ड्रग्स शुड बी गिवन, एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, लोकल एप्लीकेशन शुड। तो आपको ये चीजें लिखना है, एंटी कन्वर्जन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी गिवन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन शुड बी गिवन, मल्टीविटामिन शुड बी गिवन, विटामिन सी, लिम्सी मत लिखाना, विटामिन सी शुड बी गिवन, ये लिख के, क्लियर है। नाउ सर्जिकल ट्रीटमेंट, और आखिरी में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिख के आना है
और उसमें 5-6 की नोट पॉलीक्रस्ट दवाइयों के नाम लिखना है। मैं क्या करता था, कोई भी 6 दवाई के नाम इसमें लिख देता था। मान लो मुझे पूछा अपेंडिसाइटिस डिस्क्राइब करो, तो 5-6 दवाई बेलाडोना, एकोनाइट, आर्सेनिक, सल्फर, फास्फोरस, लेकेसिस, जिंकमेट, ये 6 नाम, और सब में एक लाइन लिख के आता था, इट इज अ बेस्ट मेडिसिन फॉर अपेंडिसाइटिस, इट इज अ वेरी यूजफुल रेमेडी फॉर अपेंडिसाइटिस, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर एक्यूट, इट इज वेरी गुड फॉर मेल, कुछ भी करके बत्ती मार के लिख के। तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के तहत चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन 10-20 नंबर में आएगा तो मिनिमम 50-50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, कुछ तो आप लिख के आओगे। क्लियर है? चलो, तो ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में था। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने सबको आपको पीडीएफ या जो भी बुक में से मैंने पेज की पिक्स भेजी है, तो उसको आप ओपन कर लीजिए किसी दूसरे के मोबाइल में, या यदि आपके पास लैपटॉप है तो फिर तो आपको पीडीएफ दिख ही जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, बट बुक जरूरी है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें बुक जरूरी नहीं है, इसलिए सुन लो। मैं बात कर रहा हूं एंडोक्राइन डिसऑर्डर की। एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ये दोनों जो है वो हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मैं अभी दौड़ के गया, 6ठी मंजिल पे गया, है ना, दौड़ के बहुत तेज, कहीं भी मैदान में हम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो मेरी दिल की धड़कन 120-130 हो गई। या मैंने एकदम डरावनी पिक्चर देखी, एकदम भूत आया, मेरी धड़कन 140 हो गई। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स और फ्यू आवर मेरी पल्स वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो बढ़ाई किसने और वापस घटाई किसने? कोई तो है। वो नर्वस सिस्टम हो सकता है या एंडोक्राइन हो सकता है। आप गुस्सा हो गया मेरे से, मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बट आफ्टर फ्यू मिनट नॉर्मल हो गया। कैसे? कुछ तो है सिस्टम। तो एक होता है नर्वस सिस्टम जो बहुत क्विक काम करता है, सटाक से ब्लड प्रेशर जो है वो 12 बजे बढ़ा, 12:03 पे नॉर्मल करते हैं, क्विक। और क्विक है इसलिए शॉर्ट एक्टिंग भी है ना? क्या है? शॉर्ट एक्टिंग। करता तो बहुत तेज है काम, लेकिन लेकिन समस्या ये है कि ये बहुत कम समय के लिए काम करता है। क्लियर है? और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, तो जो कछुए की तरह धीरे 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 चलता रहता है, पर परसिस्टेंट चलता रहता है। मीन्स कि भैया एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हो सकता है 12 बजे बीपी बढ़ा है वो 1 बजे तक घटा पाए, लेकिन वो लॉन्ग समय के लिए घटाएगा। तो नर्वस सिस्टम लाइक खरगोश, फटाफट दौड़ेगा, थक जाएगा, बहुत तेज काम करेगा बट जल्दी थक जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट टर्म कंट्रोलिंग यूनिट है ये। और एक होता है एंडोक्राइन जो कि लॉन्ग टर्म होता है, हालांकि स्लो काम करता है। अब बात करता हूं एंडोक्राइन है क्या। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन्स जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर प्रोटीन, अमीन्स और स्टेरॉइड के बने हुए वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी रिएक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं। केमिकल मैसेंजर लाइक कैटलिस्ट। अब हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड की स्पेशलिटी क्या है। आप सब जानते हो 3 वैरायटी की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मेसोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालती है, उसमें कोई डक्ट वक्त नहीं होती, जैसे पैरोटिड की स्टेंसन डक्ट है, सब मैंडिबुलर की वॉटसन डक्ट है, जो भी नाम है ना, बाइल डक्ट। तो ये जो डक्ट्स होती है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है। थायराइड में कोई डक्ट है, पिट्यूटरी में कोई डक्ट है नहीं है, एड्रेनल में कोई डक्ट है, तो दे आर डक्टलेस एंड दे सीक्रेट हार्मोन्स। जबकि जो डक्ट वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम रिलीज करती है। सिलाइवरी जूस में टाइलिन है, गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक अमाइलेज ने, पेप्सिन है ने, बाइल जूस में, अलग अलग चीजों में एंजाइम्स होते हैं। तो दोनों का एक्टिंग प्रिंसिपल भी अलग अलग है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम रिलीज करती है, जबकि एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट उसके पहले भी उसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस भी ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर सकता है या पिट्यूटरी को इनहिबिट कर सकता है। मैं भी आपको पिट्यूटरी हार्मोन पढ़ाने वाला हूं, तो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने पिट्यूटरी में आपको पढ़ाया ग्रोथ हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस भी 2 हार्मोन रिलीज कर सकता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन, कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहिबिटरी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, वो तो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, अपन बताएंगे। तो पिट्यूटरी, इसके टोटल 8 हार्मोन होते हैं, मैं नाम बता रहा हूं। सबसे पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, इसका एक और नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमा मतलब बॉडी, आपकी मसल्स और आपकी बोन। तो आपकी मसल्स और बोन को जो स्टिमुलेट करे उसे विकास हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ये पिट्यूटरी से पहला हार्मोन निकलता है एंटीरियर से। फिर है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करेगी। एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो ओवम और स्पर्म बनाते हैं फीमेल मेल में। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क बनाता है, ये ब्रेस्ट को डेवलप कराता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन हुए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो ये पिट्यूटरी हो गई। फिर आता है थायराइड, थायराइड से 2 निकलते हैं, थायरोक्सिन जिसको T4 बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन। फिर पैराथार्मोन, जैसे पैराथार्मोन, पैराथायराइड से पैराथार्मोन निकलता है, और यह भी ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है, हम बात करेंगे। फिर एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स से निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन। मेडुला से निकलता है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन। पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इतने सारे हार्मोन है जो आपको पढ़ना है। और थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए 10 गुना ज्यादा कॉमन बीमारियां आती है। और सबसे पहले हम पिट्यूटरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबके पास पीडीएफ है? सबके पास अभी जो मैंने फोटो भेजी डाउनलोड करने की जहमत उठा ली? जिनके पास बुक है तो बुक में देखे। मैं दास से पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, बहुत अच्छी बुक है। ठीक, सब कुछ शॉर्ट में और बहुत कंसाइज दे रखा है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही सब चीजें, फोकट कचरा वचरा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की। मैं 2-3 इसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन बता रहा हूँ, जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे फिजियोलॉजी में, है ना। याद नहीं हो तो मैं आपको फिर रिवाइज करा रहा हूँ। ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इट इज अ प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन का बना हार्मोन है, और इसका मेन काम है बोन और मसल्स को डेवलप कराना। अब हमारा बोन, हमारा मसल्स, ये बेसिक बना किसका है? ये बनता है प्रोटीन का। तो कुल मिला के ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है। आपको ये दीवार बड़ी करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ईंट की। यदि ईंट बाहर नहीं मिल रही तो आपको खुद बढ़ाना पड़ेगी। तो प्रोटीन आप खाते हो, पर हमारा शरीर भी बनाता है। तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन फैट को एडिपोज टिश्यू से निकालता है और ब्लड में डालता है, यानी ग्रोथ हार्मोन व्यक्ति को दुबला करता है। क्लियर है? तो ये काम है किसका? ग्रोथ हार्मोन का। शक्कर बढ़ा रहा है ब्लड में, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, मसल्स, ऑर्गन्स और बोन्स को डेवलप करा रहा है। ठीक है, ये काम है किसका? ग्रोथ हार्मोन। अब यदि आप ये सब भी जानते हो एक बात, कि यदि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कब तक काम कर सकता है, कब तक आपकी हाइट बढ़ा सकता है? जब तक कि प्यूबर्टी, जवानी नहीं आती। क्योंकि प्यूबर्टी के बाद में बोन का मेटाफाइसिस एपिफाइसिस से फ्यूज हो जाता है, फिर लेंथ नहीं बढ़ सकती। फिर आपकी, जैसे ही आपकी प्यूबर्टी आई 16-15 साल में, 14 साल में, फिर आपकी हाइट बढ़ना बंद हो गई। हाँ, विड्थ वगैरह बढ़ सकती है, हाथ मोटे हो सकते हैं, है ना, लेकिन हाइट नहीं बढ़ सकती। तो मैं 2 बीमारी पढ़ा रहा हूं इसके अंदर। एक बीमारी है जाइजेंटिज्म, जेंट, दैत्याकार बॉडी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है द ग्रेट खली। खली जो WWF के बहुत बड़े चैंपियन हैं हमारे देश के, तो वो बिल्कुल जाइजेंटिज्म नाम की बीमारी से ग्रस्त है ना। तो क्या होता है कि जब भी कभी पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो जाए, है ना, एसिडोफिलिक सेल्स वगैरह में फंक्शनल ट्यूमर, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स का ट्यूमर यदि बढ़ जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकलेगा। और यदि वो बिफोर प्यूबर्टी निकल रहा है, बचपन में, तो क्या होगा? बच्चे की हाइट एवरेज हाइट से बहुत ज्यादा 1.5 गुना बढ़ जाएगी। और जाइजेंटिज्म वाले की एवरेज हाइट होती है 7 से 8 फीट। हम लोग 5.5, पौने 6 फीट के हैं। हमसे 2 फीट और हाइट समझ लो क्या होता है। लड़कियां 2-2, 3-3 इंच हाइट बढ़ाने के लिए हाई हील पहनती है। 2-3 इंच, तो कहा 2-3 फीट हाइट ज्यादा है।
ये बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। पंखे के ऊपर, पंखे तक उसका माथा चले जाएगा। द ग्रेट खली को आपने देखा ही है। तो बहुत जबरदस्त इनॉर्मस ग्रोथ होगी इस व्यक्ति की। दूसरा, सारे ऑर्गन बढ़ जाएंगे, हाथ पांव, इसके अलावा मसल्स, बोन, लीवर, स्प्लीन, जीआईटी, हार्ट, सब में मिगेली मिलेगी। कार्डियो मिगेली, हिपेटो मिगेली, ये मिगेली, वो मिगेली। इसके अलावा जाइजेंटिज्म व्यक्ति डायबिटिक रहेगा। क्यों डायबिटिक रहेगा? ग्रोथ हार्मोन शुगर बढ़ाता है। व्यक्ति दुबला पतला रहेगा। भैया वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। चलो, जाइजेंटिज्म बढ़ रहे हैं। इशरत, वीडियो ऑफ करो। मैं एंडोक्राइन में जाइजेंटिज्म पढ़ा रहा हूं। तो जाइजेंटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाता है, जिससे चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है। तो जबरदस्त ग्रोथ होती है। डायबिटिक भी रहेगा व्यक्ति और दुबला पतला रहेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एडिपोज टिश्यू से फैट को रिलीज करवाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसको मैं लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। आप लोग बुक में देखिए, पीडीएफ में पेज नंबर जो सबसे पहला अपन ने पेज दिया है, चैप्टर नंबर 8, एंडोक्राइन, जाइजेंटिज्म। दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ मतलब क्यों? क्योंकि यदि हड्डियां आपस में फ्यूज हो गई तो फिर ग्रोथ हार्मोन कितना भी रिलीज हो, आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। तो बिफोर प्यूबर्टी यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, पीयूष ग्रंथि में गठान बन गई, तो जरूर जाइजेंटिज्म होगा। क्लिनिकल फीचर, हेडेक होगा। कहां हेडेक होगा भैया? अब पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो सर दर्द तो होगा। रैपिड एंड एक्सेसिव ग्रोथ बियॉन्ड द क्रोनोलॉजिकल प्रोपोर्शन। भैया 14 साल के अंदर 5 फीट हाइट होना चाहिए थी, 14 साल में उसकी हाइट 7 फीट हो जाएगी, ठीक है। 16 साल में 5.5 पौने 6 फीट हाइट होना चाहिए थी, उसकी 8 फीट हाइट हो जाएगी। यानी जो उसकी उम्र के हिसाब से हाइट होना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगी उस बच्चे की हाइट। तभी तो जेंट बोल रहे, जेंट मतलब दैत्याकार। स्लेंडर, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज, बड़े बड़े हाथ पांव रहेंगे, उंगलियां लंबी लंबी रहेगी, ठीक है। प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा रहेगी, हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटीज हो जाएगी, थायराइड बहुत बड़ी रहेगी, और सारे ऑर्गन जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़े रहेंगे, ठीक है। चलो अगले पेज की बात निकालते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का ब्लड टेस्ट कराओगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। बीएमआर बढ़ा हुआ मिलेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और आपको फिर एक्सरे भी कराना पड़ेगा, एंटीरो पोस्टीरियर और लेटरल व्यू। तो आपको पिट्यूटरी में जो सेला टर्सी का फोसा होता है, सेला टर्सी का स्पिनोइडल बोन के अंदर, बॉडी ऑफ स्पिनोइड बोन में, वो आपको इनलार्ज मिलेगा। इसका मतलब पिट्यूटरी में ट्यूमर है। क्लियर है? ध्यान रखना। आपकी बुक में एक सिम्टम नहीं लिखा, आप लिख लेना, लेकिन पेशेंट को विजन में भी तकलीफ होगी, क्योंकि जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर से ऑप्टिक कियाज्मा गुजरता है, साइड से ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक नर्व का क्रॉस। तो यदि पिट्यूटरी ट्यूमर होगा तो ऑप्टिक कियाज्मा भी कंप्रेस होगी और व्यक्ति को विजुअल डिस्टर्बेंस भी आएंगे, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा, डिप्लोपिया दो दिखाई दे सकते हैं। तो ये सिम्टम आपकी बुक में नहीं लिखा, आप लिख लेना। बाकी आप सीटी एमआरआई करा लो ब्रेन की, मालूम पड़ जाएगा पिट्यूटरी में ट्यूमर है। क्लियर है? चलो, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? ग्रोथ हार्मोन को मिनिमाइज करना है तो कैसे करेंगे? सर्जरी करना पड़ती है, पार्शियल हाइपोफाइसेक्टोमी या कंप्लीट। कंप्लीट तो नहीं करेंगे, पार्शियली करेंगे। हाइपोफाइसिस भी पिट्यूटरी का एक और नाम है। तो हाइपोफाइसिस सेरेब्राई काटना पड़ती थोड़ी बहुत। ट्यूमर रिमूव करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो, दैट इज ऑल अबाउट जाइजेंटिज्म। 5 से 10 नंबर में आता है, छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्रोमिगेली, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्रोमिगेली की। और भैया टाइम पे आया करो, है ना सभी लोग, ठीक। 10:15 मतलब 10:15। आज कुछ 2-3 लोगों को ज्वाइन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं लेट हुआ उनको ज्वाइन कराने में, ठीक है। चलो, लेट लेट मत आया करो, और नहीं तो फिर ग्रुप पे वीडियो आता है, आप कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली, एक्रो मतलब बॉडी, मिगेली मतलब क्या होता है? हिपेटोमिगेली मतलब लीवर का बढ़ना, कार्डियोमिगेली मतलब दिल का बढ़ना। बोले मेरा दिल बड़ा हो गया यार, तो वो बीमारी है कार्डियोमिगेली,
ठीक है। भैया वीडियो ऑफ करो, जो नए जुड़े हैं। हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किए हैं और उसमें मैं आपको एक्रोमेगेली पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने पढ़ाया जाइजेंटिज्म, ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो 7-7 8-8 फीट का व्यक्ति होता है, लाइक खली। नाउ एक्रोमेगेली बता रहा हूँ। एक्रोमेगेली का मतलब होता है ह्यूज बॉडी, बट इसमें सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हार्ट वगैरह, लीवर वगैरह ये बढ़ जाते हैं। हमारे जो भी हाथ पांव हैं वो थिकंड हो जाते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं, लेकिन लेंथ नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि एक्रोमेगेली में ग्रोथ हार्मोन एडल्टहुड में बढ़ता है, यानी कि एपिफाइसिस मेटाफाइसिस से फ्यूज हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, फिर जाके ये हार्मोन ज्यादा निकलता है। तो उस वजह से कुल मिला के अब हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ विड्थ वगैरह बढ़ जाएगी। तो इस बीमारी का नाम है एक्रोमेगेली। अब इसमें स्काल्प बहुत ज्यादा थिकंड हो जाता है, हमारे जो लिप्स है, नोज है, ये बहुत थिक हो जाते हैं, तो एक अलग ही बंदर जैसा चेहरा हो जाता है और पूरा स्काल्प के साथ थिक हो जाता है। तो बुलडॉग, इसको हम बुलडॉग स्कैल्प बोलते हैं। पूरे जो टिश्यूज हैं वो थिक हो जाते हैं, बुलडॉग स्कैल्प। इसके अलावा होठ बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। आपने फिजियोलॉजी की बुक में डायग्राम देखा होगा, मैं आपको फोटो भेजूंगा जस्ट क्लास खत्म होने के बाद, है ना। ये बिल्कुल नाक पकोड़े जैसी मोटी हो जाएगी, जबड़ा चौड़ा हो जाएगा, हाथ पांव की जो जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज हो जाएगी, हाथ वगैरह बिल्कुल मोटे थिकंड हो जाएंगे। ये एक्रोमेगेली। ये व्यक्ति भी डायबिटिक होगा क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इसमें ही बढ़ रहा है। तो पढ़ते हैं एक्रोमेगेली। गुरिल्ला फेस हो जाता है, बंदर जैसा चेहरा, है ना। जबड़ा बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है क्योंकि हड्डियां चौड़ी होती है, लेंथ नहीं बढ़ सकती। तो इट इज ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। तो ध्यान रखना कि ए फॉर ए, एक्रोमेगेली एडल्टहुड में होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? इसे कॉजेज वही होंगे, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी में कंट्री में ट्यूमर बन गया। सिम्टम्स हम लोग बात कर रहे हैं एक्रोमेगेली की, मैंने एंडोक्राइन स्टार्ट किया है। जाइजेंटिज्म बताया था, ग्रोथ हार्मोन बच्चे में बढ़ जाए बहुत ज्यादा, बच्चे में तो बहुत ज्यादा, एवरेज 7-7 8-8 फीट हाइट हो जाती है, डायबिटिक हो जाता है व्यक्ति। मैंने सब समझाया, खाली इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब बता रहा हूँ एक्रोमेगेली एडल्टहुड के अंदर यदि ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस, तो फिर हाइट तो नहीं बढ़ सकती, बट हाँ बोन, सॉफ्ट टिश्यू ये बहुत ज्यादा थिकंड हो जाएंगे। इसलिए इसमें एक गुरिल्ला फेस हो जाता है, बुलडॉग स्कैल्प मिलता है, पूरा जबड़ा चौड़ा हो जाता है, होठ चौड़े हो जाते हैं, नाक पकोड़े जैसी हो जाती है, और हाथ पांव भी चौड़े चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉडन, लेंथ नहीं बढ़ती। तो एडल्टहुड में ए एडल्ट एक्रोमेगेली उसमें मिलती है। तो सिम्टम्स, डिफॉर्मिटी ऑफ द फेस एंड स्कैल्प, जिसको बुलडॉग स्कैल्प बोलते हैं, मैंने बताया। पूरा टिश्यूज जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज वो बहुत ज्यादा थिकंड हो जाते हैं। ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन, बट बोन की लेंथ बढ़ेगी क्या एडल्ट लाइफ में? सिर्फ विड्थ बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था जबड़ा जो है ना वो चौड़ा हो जाता है। मैं अभी पिक्स भेजने वाला हूँ ग्रुप में आपको, तो उसको लेंटर्न जॉ बोलते हैं। देखो देखो मेरा जो जबड़ा दिख रहा है ना वो ऐसा है, और वो ऐसा हो जाएगा चौड़ा इस तरह से, तो ऐसा चौड़ा चेहरा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये फिजियोलॉजी की बुक में भी है, ये फोटो आप देखना जिसके पास है। स्पाइन शो काइफोसिस, भैया रीढ़ की हड्डी भी अब लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, तो क्या हो जाएगी? कर्व्ड हो जाएगी, कुबड़ आ जाएगा, इसको काइफोसिस बोलते हैं। हाथ पांव चौड़े हो जाएंगे, उंगलियां थिकंड हो जाएगी, इसीलिए चौड़े हाथ पांव वाले शरीर को एक्रोमिगेली बोलते हैं। मिगेली मतलब बढ़ना, हिपेटोमिगेली, कार्डियोमिगेली, एज इट इज एक्रोमिगेली, हाथ पांव का चौड़ा हो जाना, बढ़ना। स्किन थिकंड हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ विजुअल फील्ड में देखो मैंने बताया था कि पिट्यूटरी में यदि गठान होगी तो ये बीमारी होगी, और पिट्यूटरी में गठान होगी तो ऑप्टिक कियाज्मा दबेगा, ऑप्टिक कियाज्मा पे प्रेशर आएगा तो विजुअल डिस्टरबेंस भी आएगा। हो सकता है हेमियोपिया हो जाए, हो सकता है डिप्लोपिया हो जाए, हो सकता है ब्लड विजन हो सकता है व्यक्ति ब्लाइंड हो जाए, क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर से ऑप्टिक कियाज्मा कंप्रेस होता है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ भी, ठीक। इसके अलावा थायराइड बड़ी हो जाएगी, सारी ग्लैंड बड़ी हो जाएगी, पिट्यूटरी की वाट लगी पड़ी है तो। मेमोरी यूजुअली पुअर, टंग इज इन लार्ज। अब सारे ऑर्गन बढ़ते हैं
क्या लीवर, क्या हार्ट, क्या सारे ग्लैंड्स, तो मैक्रोग्लोसिया मिलता है। आप अभी यूट्यूब पे जाना, क्लास के बाद अभी नहीं है, और खली का कोई इंटरव्यू या खली जिसमें बोल रहा है वो सुनना, है ना, पिक्चर विक्चर में नहीं, उसमें तो उसने वो कर दिया होगा, इसमें वो लाइव बोल रहा है, तो सलमान भाई वो ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनको मैक्रोग्लोसिया है, जीबान बड़ी है, तो बोलने में प्रोनाउंसिएशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैक्रोग्लोसिया। खली का कोई बिग बॉस का वीडियो देखना अभी जाके, आप समझ जाओगे मैक्रोग्लोसिया क्या होता है। ठीक है, सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे और शक्कर होगी। मैंने अभी बताया था ग्रोथ हार्मोन शुगर लेवल ब्लड में बढ़ाता है, तो डायबिटिक होगा, इसको पिट्यूटरी डायबिटीज बोलते हैं। तो वो भी देखने को मिलता है एक्रोमेगेली। इन्वेस्टिगेशन में आप लोग एक्सरे करा लीजिए, लेटरल व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, सीटी एमआरआई करा लो, आपको सेला टर्सिका में ट्यूमर दिखेगा स्फिनोइड बोन का। क्लियर है? समझ जाना। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी करना पड़ेगी, कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सर्जरी के अलावा। एक दो एंटी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जैसा नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइट, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं, सर्जरी करना पड़ती है ना। चलो, इट इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलो, कुशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए। यस, एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, पिट्यूटरी ड्वार्फ। बेटा मैं आपको बता दूं, अभी तो मैंने पिट्यूटरी का हाइपर सिक्रेशन बताया था, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी। अब यदि पिट्यूटरी नहीं निकले, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी में एट्रोफी हो गई, पिट्यूटरी लेस डेवलप्ड है, हाइपोथैलेमस प्रॉपर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? पिट्यूटरी से हार्मोन नहीं निकलेंगे। अब ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा? मसल्स, बोन, सारे ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ये एक बीमारी है। ड्वार्फ मतलब होता है बोना। अब आपको ये समझाना है कि पिट्यूटरी में भी बोने होते हैं, और एक थायराइड की कमी से भी व्यक्ति बोना हो जाता है, उसे क्रिटिनिज्म बोलते हैं। क्रिटिन, उसके अंदर और इसमें क्या अंतर है? ग्रोथ हार्मोन सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड था, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है बेटा, वो सिर्फ शारीरिक विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा। अब एक मूवी देखना बॉडीगार्ड, जिसमें करीना का बेचमेट होता है वो एक पिद्दा, है ना। चेन्नई एक्सप्रेस देखना, जिसमें शाहरुख खान एक पिद्दे से एड्रेस पूछता है, उनका चेहरा देखोगे ना, पासपोर्ट साइज फोटो, तो बोल ही नहीं सकते हो कि 2 ढाई फीट के हैं, है ना। लेकिन जब पूरा शरीर देख रहे तो मालूम पड़ रहा 2 ढाई फीट के। तो वो पिट्यूटरी ड्वार्फ थे, जिसके अंदर उनका मानसिक विकास तो हुआ, शारीरिक विकास नहीं हुआ। दे आर द पिट्यूटरी ड्वार्फ। और जो मानसिक रूप से ही बुद्धू हैं, बोने हैं, शारीरिक भी उनकी हाइट नहीं बढ़ी, वो कहलाते ग्रिटीन, क्योंकि थायरॉक्सिन फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ पिट्यूटरी ड्वार्फ। तो अभी हमने जाइजेंटिज्म पढ़ा ना, उसका जस्ट उल्टा होगा। जाइजेंटिज्म के अंदर पिट्यूटरी हार्मोन बढ़ गया था, ड्वार्फिज्म में प्रोथ पिट्यूटरी हार्मोन कम हो गया है, और कुछ भी अंतर नहीं। तो दिस इज ड्यू टू कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन। बच्चे को बहुत बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही वो पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ हार्मोन नहीं मिला, तो उसकी पर्याप्त ग्रोथ, उसका विकास नहीं हुआ। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव लेजन ऑफ पिट्यूटरी इन चाइल्डहुड। तो कोई भी पिट्यूटरी में डिस्ट्रक्टिव लेजन हो गया है, एट्रोफी हो गई है, कहीं चोट वोट लग गई है, पिट्यूटरी डेवलप ही नहीं हुई प्रॉपर, या हाइपोथैलेमस प्रॉपर स्टिमुलस नहीं दे रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, उसकी वजह इडियोपैथिक भी होती है, बट मैं बता दूं आपको, पिट्यूटरी एट्रोफी इसका मुख्य कारण है। ठीक है, ट्रोमा, इन्फेक्शन, ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, या फिर प्रॉपर पिट्यूटरी हार्मोन जो होता ग्रोथ हार्मोन, उसकी सेंसिटिविटी नहीं होती। आपको बता दूं मैं कि हर हार्मोन को काम कराने के लिए उसके रिसेप्टर जिम्मेदार है। क्यों? ग्रोथ हार्मोन मसल्स और बोन को ही डेवलप करा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके रिसेप्टर वहां लगे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। तो फीचर्स क्या होंगे पिट्यूटरी ड्वार्फ के? इट इज मैनिफेस्टेड इन चाइल्डहुड, स्लो रेट ऑफ द ग्रोथ। 5 साल का बच्चा हो गया, 3.25 फीट हाइट होना चाहिए थी,
2.25 फीट हाइट है, अरे भैया तो गड़बड़ है। तो जो भी उसकी हाइट बढ़ना चाहिए थी उसके हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, मेंटल एबनॉर्मलिटीज नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या कराते हैं, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 2.5 मिलीग्राम डेली उसको इंजेक्शन देना है। तो आप यदि ग्रोथ हार्मोन नहीं बना पा रहे हो, कोई बच्चा नहीं बना पा रहा है, तो उसको आर्टिफिशियली दे दो, ठीक है। तो डॉर्फिज्म समझ में आया, ड्वार्फ यानी कि बोना, ठीक है, क्लियर है। तो इट इज ऑल अबाउट डॉर्फिज्म, ठीक है। चलो एक सिंड्रोम और होता है, ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं एमपीएमएसयू वालों को, डीएवीवी के अंदर जो डीएवीवी के स्टूडेंट उनमें नहीं आता, फिर मैं बता रहा हूं कभी क्लिनिकली आ जाए तो। फ्लोरिक सिंड्रोम, फ्लोरिक सिंड्रोम, आपको सबके पास बुक है तो देखिए। एडिपोजोजेनेटल डिस्ट्रोफी मतलब क्या होता है बताता हूं। दिस इज एक्चुअली अ हाइपोथैलेमिक डिस्टर्बेंस, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो डिस्टर्ब हो गया है, एसोसिएटेड विद द डिस्टर्ब सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर एंड पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, यदि हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक हार्मोन निकलेगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलेगा, और एफएसएच और एलएच निकलेगा तो फीमेल में ओवरी और फीमेल जेनिटल डेवलप नहीं होंगे, मेल में टेस्टिस और मेल जेनिटल डेवलप नहीं होंगे, मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी, ठीक है। चलो तो होगा क्या फीचर, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया मिलेगा। देखो वैसे ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, ठीक है, लेकिन ये भी इसमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज मैं बताऊंगा आपको अभी पीछे आएगा भी कि बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करती है, जैसे मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन भी कंट्रोल करता है, और एडीएच जो हार्मोन है जो पोस्टिव से निकलता है वो वाटर बैलेंस भी करता है। तो इसी वजह से सिम्टम्स आएंगे, हम जब पीछे पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक को, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। हेडेक, वोमिटिंग होगी, अब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, तो सेरेब्रल वोमिटिंग होगी। व्हाट इज सेरेब्रल वोमिटिंग, बिना नोजिया के जो वोमिटिंग होती है इसको हम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बोलते हैं। जब जब भी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर बढ़ जाते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है जिसको हम बोलते हैं आईसीटी, इंट्राक्रेनियल टेंशन, तब तब हमको सेरेब्रल वोमिटिंग होती है, बिना नोजिया के धड़ाम से उल्टी हो जाती है, तो वो देखने को मिलता है, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस भी होंगे ऑप्टिक कियास्मा की वजह से, ओबेसिटी आएगी, ठीक है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड रह सकता है, हाथ पांव बहुत छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है, और यदि आपने एक्सरे कराया तो सेला टर्सिका जो है वो इनलार्ज मिल सकती है बिकॉज ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। तो ये फ्लोरिक सिंड्रोम है जिसमें सेक्सुअल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड है, वो है डायबिटीज इंसिपिडस। एक होती डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह, और होती डायबिटीज इंसिपिडस उदक में। अब ये क्या है, मैं आपको एडीएच हार्मोन का काम समझाता हूं पहले। देखो नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक्स कौन होते हैं, डायूरेटिक्स मतलब जैसे आपकी चाय, मीठी मीठी कॉफी, बियर, मिठाई, ये डायूरेटिक्स होते हैं। ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, तो जो सब्सटेंस यूरिन को डाइल्यूट करें, यूरिन को अमाउंट को बढ़ा दें, वो डायूरेटिक्स कहलाते हैं। तो एंटी डायूरेटिक कौन होंगे, जो यूरिन अमाउंट कम करे, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करे। अब कैसे करते होंगे, ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उससे पानी खींच लेता है किडनी से वापस और बैक टू ब्लड डालता है। तो यदि एडीएच बढ़ेगा तो यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन यदि एडीएच घट गया तो यूरिन से हम पानी नहीं खींच पाएंगे, तो यूरिन डाइल्यूट रहेगी, यूरिन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, और पहला सिम्टम आएगा पॉलीयूरिया। यदि 1.5 लीटर से ज्यादा यूरिन यदि किसी व्यक्ति की बन रही है, 1.5-2 लीटर से ज्यादा, तो ये पॉलीयूरिया है, क्लियर है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा ड्यू टू एडीएच डेफिशिएंसी, क्लियर है। तो एडीएच का ये एक काम है। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है एडीएच। क्यों, एडीएच पानी खींच रहा है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा एडीएच का एक और नाम है वेसोप्रेसिन, वेसल्स को प्रेस करने वाला। तो ये वेसोप्रेसिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है।
ये एडीएच काम है। अब जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इसमें एडीएच सफिशिएंट क्वांटिटी में रिलीज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पॉलीयूरिया। अब यदि यूरिन से बहुत लॉस होगा, 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर, तो हमें प्यास भी ज्यादा लगेगी, दैट इज नोन एज पॉलीडिप्सिया। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी आएंगे, संकन ऑयल, हॉलो चेक जिसको हिप्पोक्रेटिक फेस बोलते हैं, हमारी उंगलियों में रिंकल्स आ जाएंगे, है ना, स्किन टर्जिडिटीज लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा ब्लड प्रेशर घट जाएगा, बीपी घट जाएगा, फीबल पल्स हो जाएगी, दबाओगे दिखेगी नहीं आपको। तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस। और पेशेंट की हालत बहुत मिसरेबल हो जाती है, उसकी लाइफ होती है बाथरूम और मटके के बीच में। अभी गया वो बाथरूम, है ना, 2 मिनट तो उसने बाथरूम करी, फिर आया 2 मिनट बैठा, बहुत जोर से प्यास लगेगी, पानी पिएगा, फिर भगना पड़ेगा उसको बाथरूम के लिए, क्योंकि पानी रिअब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? सोचो 1 लीटर नॉर्मल यूरिन बनती है, तो व्यक्ति को 10-12 बार बाथरूम जाना पड़ता है। यदि 10 लीटर यूरिन बनेगी तो 120 बार जाना पड़ेगा। यदि वो 16 घंटे भी जगता है, 18 घंटे भी जगता है, तो 18 घंटे में 120 बार, यानी हर 4-5 मिनट में उसको बाथरूम जाना पड़ेगी। हालत बहुत मिसरेबल हो जाएगी। भगवान दुश्मन को भी ऐसी बीमारी न दे, है ना। क्या ये व्यक्ति बस से सफर कर सकता है? इम्पॉसिबल है। बस से यदि कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगा, हर 2 मिनट में बस रुकेगी, तो 2-5 साल बाद पहुंचेगा वो। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस है। It is a disease characterized by the formation of excessive amount of dilute urine, polyuria, excessive thirst, polydipsia, due to impaired renal conservation of water as a result of deficiency of ADH. ADH नहीं था तो यूरिन डाइल्यूट निकली, यूरिन से पानी वापस हम नहीं खींच पाए, इसलिए यूरिन अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, नॉर्मल यूरिन कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1200 मिली ऑस्मोल, इसमें 4-4 500-500 मिली ऑस्मोल निकलेगी, हालत खराब हो जाएगी। कॉजेस, पिट्यूटरी में लफड़ा हो सकता है, हाइपोथैलेमस में लफड़ा हो सकता है प्राइमरी, हेड इंजुरी, इंसेफेलाइटिस ब्रेन इन्फ्लामेशन हो गया, मेनिंजाइटिस, ब्रेन टीबी, सिफिलिस, है ना, सर्जरी वर्जरी हो गए, ट्यूमर हो गए, तो इस वजह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिम्टम्स, ऑनसेट सडन हो सकता है, इंसिडियस धीरे धीरे भी आ सकता है। पेशेंट एक्सपीरियंस ग्रॉस पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा बाथरूम जाना पड़ेगा व्यक्ति को, और 10 से 12 लीटर यूरिन निकलती है डेली, 10 गुना ज्यादा। एक्सेसिव थर्स्ट, आइस कोल्ड वाटर मांगेगा व्यक्ति, ये फास्फोरस में भी है, ठंडा पानी पीने का मन करेगा इसका, और खूब पानी पिएगा, कम से कम 10 लीटर पानी पीना पड़ेगा, 10 से ज्यादा, क्योंकि 10 लीटर तो यूरिन बन रही है, फिर तो हालत खराब हो जाएगी, 15-15 लीटर पानी पीना पड़ेगा। इसके अलावा हेडेक होगा, क्योंकि पिट्यूटरी का लफड़ा है, चिड़चिड़ापन, थकान, पॉलीयूरिया परमानेंट रहती है, नाइट स्लिप भी डिस्टर्ब करती है, रात रात भर बेचारा उठ उठ के बाथरूम जाएगा, और इनटॉलरेबल थर्स्ट भी मिलेगी ही मिलेगी। दस द पेशेंट लाइफ बिकम मिसरेबल, मिसरेबल मतलब दयनीय, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, रात भर सो नहीं पाता बेचारा, बाथरूम बाथरूम से पानी, पानी से फिर बाथरूम, नींद नहीं आएगी। ठीक है, एग्जामिन करोगे तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम मिलेंगे, ड्राई स्किन, ड्राई टंग, संकन आई, जिसको हिप्पोक्रेटिक फेस बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल मुरझा जाता है चेहरा, इस तरह से, है ना। चलो 5-5 7-7 लीटर तक यूरिन निकलती है, ठीक है, चलो पर इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन डाइल्यूट निकलती है, पानी आप यदि उसको नहीं भी पिलाओगे तो भी यूरिन निकलेगी, क्योंकि एडीएच काम नहीं कर रहा है, डाइल्यूट यूरिन निकलेगी, है ना। इसके अलावा आप ये करा लो सीटी स्कैन, एमआरआई, तो मालूम पड़ेगा पिट्यूटरी में कोई लफड़ा है, ठीक। और ब्लड में एडीएच का लेवल भी चेक करा सकते हो, वो कम रहेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस डायबिटीज मेलाइटिस होती है, मधुमेह आपको पीछे पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लिकेशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड में सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पानी खूब लॉस हो रहा है, तो नमक कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट के अंदर बहुत इजी है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, ये आर्टिफिशियल एडीएच हार्मोन है, ये आपको खिलाना पड़ेगा व्यक्ति, ठीक है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट योर पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ में आ गया। कल हम स्टार्ट करेंगे थायराइड। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए 10 गुना ज्यादा कॉमन है। फिर मैं 1-2 दिन से फिर मैं एमएम और ऑर्गेनन भी साथ में स्टार्ट करूंगा पीएम की, ठीक है। आज के लिए इतना ही,
आपको मैंने बुक दी है, आप लोग उसको पढ़े, थोड़ा सा रिवाइज करें, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जिट हो जाओ।